नमस्कार। 90 डेज पीसीएस प्री रिवीजन प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हमारा आज का लेक्चर इंडियन हिस्ट्री से है। जैसा कि आप प्रोग्राम में देख पा रहे होंगे, जो आपके पास है कि पहले दिन आपको आधुनिक भारत से शुरुआत करनी है और टॉपिक है यूरोपियन कंपनियों का आगमन। यूरोपियन कंपनियों के आगमन से प्रश्न आ जाते हैं प्रारंभिक परीक्षा में और आसान से प्रश्न आते हैं। टॉपिक थोड़ा टाइप्ड है। टाइप्ड का मतलब कि ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, 4-5 तरह के पैटर्न हैं जहाँ से प्रश्न आ जाते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि किन प्रश्नों के जवाब आपको खोजने हैं, पैटर्न क्या है। आपको सबसे पहले यूरोपियन कंपनियों का क्रम देखना है कि पहले कौन सी कंपनी आई, उसके बाद कौन सी कंपनी आई। और क्रम देखते समय, एक सीक्वेंस लगाते समय आप उनके भारत में आने का वर्ष भी याद रखें। पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आए, इस तरीके से। इसके बाद उन्होंने यहाँ पर आकर के किन वस्तुओं का व्यापार किया। तो जो आयात निर्यात की वस्तुएं थी, क्या वो यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे, क्या इंपोर्ट करते थे, इसको देखना होगा। तीसरे क्रम में कहाँ उन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई। अभी लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि फैक्ट्री का अर्थ क्या है। तो पहली फैक्ट्री, दूसरी फैक्ट्री, ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट पर प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि पूर्वी तट पर प्रथम फैक्ट्री कौन सी थी, पश्चिमी तट पर प्रथम फैक्ट्री कौन सी थी। इसके अलावा जो प्रमुख गवर्नर थे, पुर्तगालियों से लेकर के और फ्रांसीसियों तक, जिन लोगों ने भारत में यूरोपियन व्यापार को एस्टेब्लिश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, चाहे वो अल्बुकर्क हों या फेंटोकैरो हों, आपको उनके नाम पता होने चाहिए, उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा। भारतीय शासकों से जो विशेषाधिकार या व्यापारिक छूट कंपनियों ने प्राप्त करी, उनके बारे में भी प्रश्न आ जाते हैं। तो ये 5 पॉइंट आपको जरूर पता होने चाहिए। कंपनियों के भारत आगमन का क्रम वर्ष के साथ, आयात निर्यात की वस्तुएं, उनके द्वारा स्थापित प्रमुख फैक्ट्रियां, प्रमुख व्यक्तित्व और कंपनियों को प्राप्त व्यापारिक छूट या विशेषाधिकार। अब थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं चैप्टर को। भारत और यूरोप के बीच व्यापार प्राचीन काल से था। हम संगम युग में देखते हैं। इसके अलावा जब ईरानी और यूनानी आक्रमण हुए भारत के ऊपर, तो उत्तर भारत में भी व्यापार में बढ़ोतरी हुई। तो विदेशी संपर्क, खासतौर पर यूरोप के साथ संपर्क भारत का प्राचीन काल से था। लेकिन संगठित रूप में व्यापार करने के लिए कंपनी बना करके ये एक नई चीज थी। तो जब हम विश्व इतिहास पढ़ेंगे तो वहां पर इसके बारे में हमें सही जानकारी प्राप्त होगी कि कैसे पश्चिम के देशों ने नई नई जगहों की खोज करी। भौगोलिक अन्वेषण वहां पर पढ़ाया जाएगा आपको, और क्यों इस खोज में यूरोप के 2 देश, स्पेन और पुर्तगाल, आगे थे। ये सब विश्व इतिहास में हम पढ़ेंगे। हम यहाँ पर सिलेबस की शुरुआत सीधे वास्को डी गामा के साथ कर लेते हैं, या वास्को डी गामा से 10 वर्ष पूर्व से कर लेते हैं। तो स्पेन और पुर्तगाल, जैसा कि मैंने कहा कि वहाँ के सेलर, वहाँ के नाविक, वहाँ के खोजी लोग इस फील्ड में काफ़ी आगे थे। आप मैप में देखेंगे, वर्ल्ड मैप में, तो स्पेन और पुर्तगाल आपको एक प्रायद्वीप पर बसे हुए दिखाई देंगे। आइबेरिया कहलाता है वो। तो आइबेरियन कंट्री भी कहा जाता है स्पेन और पुर्तगाल को। तो
वास्को डी गामा के आने से लगभग 10 वर्ष पहले 1487 की बात है, ये नाम आपको ध्यान रखिए। बार्थोलोमो डियोज, बार्थोलोमो डियोज ने 1487 में उत्मासा अंतरीप की खोज करी थी। दक्षिण अफ्रीका के समुद्र तट से थोड़ी दूर एक अंतरीप है, वहाँ पर बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, और बार्थोलोमेओ डियोज ने वो जगह देख करके कहा था केप ऑफ थंडर स्टॉर्म, तूफानी अंतरीप। बाद में इसका नामकरण किया गया उत्तमासा अंतरीप, केप ऑफ गुड होप। ये यूरोप वासियों के मन में अच्छी उम्मीदें जगा रहा था। इसके बाद स्पेन का ही निवासी था कोलंबस, उसने भारत का मार्ग खोजने के चक्कर में अमेरिका खोज निकाला। अंततः 1498 एक और पुर्तगाली वास्को डी गामा ने भारत की खोज करी। तो कभी जब सामान्य तौर पर कहा जाता है कि भारत की खोज, तो भारत और यूरोप के बीच में व्यापारिक संबंध पहले से थे। भारत और यूरोप के बीच में कई मार्ग थे जिनकी जानकारी थी, लेकिन अब स्पेन और पुर्तगाल के लोगों को एक नया मार्ग चाहिए था, एक ऐसा मार्ग जो भूमध्य सागर से होके ना जाता हो, जो इटली के नियंत्रण से मुक्त हो, क्योंकि इटली व्यापार में हिस्सेदारी देने को तैयार नहीं था। तो अटलांटिक महासागर से होते हुए, जिसके किनारे स्पेन और पुर्तगाल बसे हुए थे, हिंद महासागर से निकल करके भारत तक पहुंचना। तो वास्को डी गामा का महत्व ये है कि उसने यूरोप से भारत के लिए एक नया समुद्री मार्ग खोजा, जिसने अपार संभावनाओं के द्वार खोल दिए। वास्को डी गामा भारत में पश्चिमी तट पर आया और कालीकट का एक बंदरगाह था, कप्पक डाबू, वहां पर उतरा। स्थानीय शासक जो जमोरिन कहलाते थे, समझिए वंश था जमोरिन, उन्होंने किसी भी व्यापारी की तरह स्वागत किया वास्को डी गामा का और उसको व्यापार करने की अनुमति दी। स्थानीय जो व्यापारी थे उन्होंने विरोध किया, क्योंकि उनको पता था ये भी काली मिर्च और मसाले और अन्य चीज़ों का व्यापार करेगा। लेकिन उस विरोध को दरकिनार करते हुए जमोरिन ने वास्को डी गामा को व्यापार करने दिया। वास्को डी गामा ने पूरा का पूरा फोकस किया ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च पर, और सफलतापूर्वक उसने उस कार्य को किया। बहुत लाभ हुआ उसको। वास्को डी गामा के 2 वर्ष बाद यानी कि 1500 में एक और पुर्तगाली को भारत भेजा गया। रास्ता तो पता चल ही गया था, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। कैब्रल ने अपनी नौसैनिक शक्ति का भी प्रदर्शन किया। उसने एक अरबी जहाज को पकड़ करके जमोरिन को गिफ्ट कर दिया, तो जमोरिन और प्रभावित हुआ। कैब्रल के नाम एक खोज भी है, विश्व इतिहास में आप देखेंगे। कैब्रल ने ब्राजील का मार्ग खोजा था। आगे चल करके ब्राजील पुर्तगाल का एक प्रमुख उपनिवेश हो जाएगा, और आज अगर आप देखें लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में, तो ब्राजील की भाषा पुर्तगाली है। इसके बाद पुर्तगालियों ने बाकायदा भारत में अपने क्षेत्र फैक्ट्रियां बसानी शुरू करी। 1502 में वास्को डी गामा एक बार पुनः भारत आया। 1503 में पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में बनाई। तो यहाँ पर फैक्ट्री शब्द का अर्थ क्या है? आमतौर पर फैक्ट्री का अर्थ है एक उत्पादन स्थल, लेकिन इस युग में इसका अर्थ प्रोडक्शन सेंटर या उत्पादन स्थल नहीं है। जो भी व्यापार किया जाता था यूरोप और भारत के बीच में, जैसे कि विभिन्न प्रकार के मसाले हैं, वस्त्र हैं, सूती वस्त्र हैं, नील है, इंडिगो,
जड़ी बूटियां थी, ये सब मौसम पर आधारित थे, ये सब फसलों से जुड़े हुए उत्पाद थे और ये एक खास सीजन में पाए जाते थे और एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत बड़ा तादाद चाहिए था। और इसी का व्यापार पुर्तगाली भी कर रहे थे, अरब भी कर रहे थे, उत्तर और दक्षिण भारत के व्यापारी भी कर रहे थे, तो डिमांड ज़्यादा थी। तो आपको इन चीज़ों को भारत के अलग अलग केंद्रों से इकट्ठा करना पड़ता था और एक जगह पर स्टोर करके रखना पड़ता था, ताकि आप जो भी 5-10 जहाज भर के ले जाना चाहते हैं उतना मटेरियल इकट्ठा हो जाए। तो ये फैक्ट्रियां जो हैं उत्पादन स्थल ना होकर के गोदाम थे। तो फैक्ट्री का मतलब यहाँ पर गोदाम से। तो पहली फैक्ट्री कोचीन में और 1505 में पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री कन्नौर में बनाई और उसी वर्ष पुर्तगाल के राजा ने भारत में अपना पहला प्रतिनिधि, जिसको कि वायसराय कहा गया, अपॉइंट किया। नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये प्रश्न पूछा गया है पहले भी कि प्रथम पुर्तगाली वायसराय भारत में कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अल्मीडा के बारे में 2 महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और रिपीट हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त कि वो पहला वायसराय था, अल्मीडा की पहचान थी उसकी पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति। अल्मीडा का मानना था कि हिंद महासागर के व्यापारिक मार्ग पर अगर उसका नियंत्रण हो जाता है तो भारत के व्यापार पर भी उसका नियंत्रण हो जाएगा। यही उसकी शांत जल की नीति थी। इसके अलावा अल्मीडा ने 1508 में एक युद्ध लड़ा था छोटा सा, एक संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े के खिलाफ, जिसमें इजिप्ट, टर्की और गुजरात की सेनाएं थी और उसमें वो पराजित हुआ था। उसके पुत्र की भी उसमें मृत्यु हो गई थी। लेकिन अगले ही वर्ष 1509 में वो इस संयुक्त मुस्लिम बेड़े को पराजित करने में सफल रहा। इसकी चर्चा हुई और हिंद महासागर में पुर्तगालियों की नौसैनिक श्रेष्ठता स्थापित हुई। अल्मीडा के बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्क अगला गवर्नर बनकर के आया। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अल्बुकर्क की सबसे बड़ी उपलब्धि थी गोवा को प्राप्त करना। उसने बीजापुर के आदिल शाही सुल्तानों से गोवा को छीन लिया, बाकायदा युद्ध में पराजित करके छीन लिया। और गोवा की विजय के जो परिणाम थे वो दूरगामी थे। समकालीन विजयनगर, जो कि एक शक्तिशाली राज्य था, और कृष्णदेव राय जैसे शासक को भी पुर्तगालियों के प्रति अपनी नीति में बदलाव लाना पड़ा। कृष्णदेव राय को अल्बुकर्क के साथ गोवा के बंदरगाह, घोड़ों के व्यापार आदि को लेकर के एक समझौता करना पड़ा। इसके अलावा अल्बुकर्क ने हिंद महासागर में 2 अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित किया, मलक्का और हरमुज पर। अल्बुकर्क चाहता था कि भारत में स्थायी पुर्तगाली आबादी को बसाया जाए और इसके लिए उसने पुर्तगाली पुरुषों को प्रेरित किया कि वो भारतीय महिलाओं से विवाह करें। धार्मिक दृष्टिकोण देखें तो अल्बुकर्क कंजर्वेटिव था, अनुदार था। खासतौर पर भारत में वो मुसलमानों के प्रति असहिष्णु था। लेकिन भारत में पुर्तगालियों को स्थापित करने में उसकी अहम भूमिका थी। कुछ अन्य गवर्नर जिन्होंने भारत में पुर्तगाली व्यापार और क्षेत्र को बढ़ाया, तो नीनो डी कुन्हा का नाम है। नीनो डी कुन्हा के समय में पुर्तगालियों ने अपना सरकारी कार्यालय भारत में कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया और उसके बाद फिर गोवा भारत में पुर्तगाल की आधिकारिक राजधानी बन गया। कुन्हा ने मद्रास के निकट सैंथोम और बंगाल में हुगली की तरफ विस्तार किया। आगे चल करके बसीन और दीव पर भी पुर्तगालियों ने अपना अधिकार कर लिया। मध्यकाल में आप गुजरात में एक चरित्र पढ़ते हैं, बहादुर शाह।
हुमायूं के समकालीन। और इसी बहादुर शाह का जिक्र यहाँ पर भी किया गया है। नीनो डी कुन्हा के समय में ही गुजरात के शासक बहादुर शाह का वाद विवाद हुआ पुर्तगालियों के साथ, और पुर्तगाली जहाज पर ही एक तरह से हत्या मान लीजिए, उसको समुद्र में फेंक दिया गया। तो पुर्तगाली न सिर्फ अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे, बल्कि अब उनको आसपास के शासकों को प्रत्यक्ष चुनौती देने में भी कोई संकोच नहीं था। धीरे धीरे आसपास के इलाकों में पुर्तगालियों का प्रभाव फैल गया। लेकिन 1598 के बाद आप देखिए, हिंद महासागर में डच शक्ति बढ़ गई। डच नौसेना अब पुर्तगालियों को चुनौती दे रही थी, और एक एक करके कई प्रमुख स्थान जो पहले डचों के पास थे, मलक्का से लेकर के श्रीलंका तक और मालाबारी दुर्ग, ये सब डचों के पास चले गए। यहाँ तक कि आगे चल करके कोचीन, जहाँ से शुरुआत करी थी पुर्तगालियों ने, वो भी डचों के पास चला गया। पुर्तगालियों ने भारत में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए जो पद्धति अपनाई थी, उसको भी आपको देखना होगा। कार्टेज, आर्मेडा, काफिला, व्यवस्था। तो ये जो शब्द है कार्टेज, आर्मेडा, कार्टेज का अर्थ होता है परमिट, एक प्रकार का लाइसेंस मान लीजिए, और आर्मेडा का मतलब है हथियारबंद जहाजों का पूरा फ्लीट। तो एक ऐसा काफिला जिसे हथियारबंद नौसेना का समर्थन प्राप्त है। तो पुर्तगालियों ने भारत और भारत में जो अरबी व्यापारी थे, अन्य भारतीय व्यापारी थे, उनके समक्ष ये प्रस्ताव रखा कि वो अगर अपना सुरक्षित व्यापार चाहते हैं, क्योंकि उन दिनों हिंद महासागर में जलदस्यु पायराइट्स का बड़ा आतंक था, तो पुर्तगालियों ने कहा कि वो भारतीय व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करेंगे जलदस्युओं से। दरअसल वो कहना ये चाहते थे कि समुद्र में बहुत खतरे हैं, आपको जलदस्यु लूट लेंगे, और जलदस्युओं ने नहीं लूटा तो हम लूट लेंगे। तो पुर्तगालियों ने भारतीय व्यापारियों के जहाज़ों को सुरक्षा प्रदान करने के एवज में शुल्क की मांग करी। ये शुरुआती स्टेज था। आगे चल करके उन्होंने इस शुल्क को व्यापार के एक हिस्से के तौर पर परिवर्तित कर दिया कि अब शुल्क नहीं चाहिए, अब तो आप क्या व्यापार कर रहे हो उसका एक भाग दे दो हमें। और आगे चल करके उन्होंने कुछ खास वस्तुओं के व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया, जैसे काली मिर्च हो गई और गोला बारूद हो गया। यहाँ तक कि जब भारत में कॉफ़ी का उत्पादन शुरू हुआ, शुरुआत में भारत में कॉफ़ी होती नहीं थी, तो उसको भी प्रतिबंधित किया गया। लगभग हर वो चीज़ अंग्रेज पुर्तगाली अपनी मोनोपोली चाहते थे। तो इससे भारतीय व्यापारी और भारतीय शासकों का नाराज होना स्वाभाविक था। यहाँ तक कि शक्तिशाली मुगल सम्राट भी इस व्यवस्था के आगे बेबस नजर आते थे, क्योंकि अकबर के पास अपनी नौसेना नहीं थी। तो आपने मध्यकाल में एक फैक्ट पढ़ा होगा कि अकबर ने सूरत बंदरगाह से मक्का यात्रा को कुछ समय के लिए रोक दिया था। इसीलिए रोक दिया था क्योंकि पुर्तगाली खुले समुद्र में पहुंचते ही उन मुगल जहाज़ों को भी लूट लेते थे, और मुगल दरबार में वो भोले भाले बन जाते थे कि ये तो जलदस्युओं का काम है। तो पुर्तगालियों ने भारतीय व्यापार पर हिंद महासागर में अच्छे बुरे तरीकों से अपना नियंत्रण स्थापित किया। लेकिन कई कारणों से भारत में पुर्तगालियों का व्यापार और क्षेत्र पतनशील हो गए। डचों और अंग्रेजों के हिंद महासागर में शक्तिशाली हो जाने की वजह से ऐसा हुआ। एक कारण ये था, भारतीय शक्तियों का भारतीय व्यापारियों का सहयोग नहीं मिला, क्योंकि पुर्तगालियों के जो तरीके थे वो इन व्यापारियों के हितों के अनुकूल नहीं थे। पुर्तगालियों का चोरी छुपे व्यापार करना, टैक्स नहीं देना, ये सब भी उनके अगेंस्ट गया। पुर्तगाली इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, मुख्य कारण ये है कि ब्राजील का पता लग गया। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि कैसे 1500 में जब दूसरा पुर्तगाली अभियान कैब्रल के नेतृत्व में भारत आ रहा था, तो वो
रास्ता भटक गया और ब्राज़ील की खोज हो गई। लेकिन आप खुद सोचिए, एक समृद्ध क्षेत्र के लिए क्या दूसरे समृद्ध क्षेत्र को छोड़ना होता है? तो पुर्तगाली ब्राज़ील की वजह से भारत से नहीं गए, वो भारत पर ठीक से नियंत्रण नहीं रख पाए, भारत के व्यापार पर। उनके बाद आने वाले लोग ज़्यादा बेहतर साबित हुए। पुर्तगालियों के भारत में आने, व्यापार करने, कुछ क्षेत्रों की प्राप्ति के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रभाव पड़े, उनमें आज हम नहीं जाएंगे। कई नई वस्तुओं का व्यापार पुर्तगालियों ने भारत के साथ आरंभ किया और कई चीज़ें भारत में इंट्रोड्यूस करी। एक खास तकनीक मैं आपको बताऊं, आधुनिक इतिहास में अगर कहा जाए कि सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार कौन सा था, तो उस सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार से पुर्तगालियों ने भारतीयों को परिचित कराया और ये आविष्कार था प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस कितनी महत्वपूर्ण थी इसका जिक्र आपने 10th के एनसीईआरटी में विश्व इतिहास में पढ़ा होगा, और जो विश्व इतिहास के विद्यार्थी हैं वो तो जानते ही हैं। जब उसका लेक्चर होगा तो वहाँ मैं बताऊंगा कि कैसे प्रिंटिंग प्रेस ने क्रांतिकारी बदलाव किए तमाम देशों में। कुल मिलाकर के पुर्तगीज यहाँ समाप्त होते हैं। पुर्तगालियों के बाद भारत में आने वाली दूसरी शक्ति थे डच, और हम सीधे प्रारंभ करते हैं वॉदेर हेग से, डच नौसेना का कमांडर, जिसने सूरत और मालाबार में असफल होने के बाद 1605 में मसूलीपट्टनम में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना करी। दूसरी डच फैक्ट्री पेतोपोली में स्थापित की गई। फिर चंद्रगिरी के राजा के साथ एक समझौता किया गया और डचों ने पुलिकट में जो फैक्ट्री बनाई उसको अपना मुख्यालय भी बनाया। वहां पर वो अपने स्वर्ण सिक्के, जिनको कि पैगोडा कहा जाता था, वो भी ढालते थे। आगे चल करके और कई जगहों पर, जैसे कि विमलीपट्टम में फैक्ट्री लगाई गई। बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री पीपली में लगाई गई थी। प्रथम फैक्ट्री पूर्वी तट पर, प्रथम फैक्ट्री पश्चिमी तट पर, हर कंपनी की महत्वपूर्ण है। इसके बाद डचों ने चिंसुरा, एक जगह है, चिंसुरा में अपनी एक फैक्ट्री लगाई। उसको बाद में किलेबंद बस्ती का रूप दे दिया और वो किलेबंद बस्ती गुस्तावुस फोर्ट के नाम से जानी गई। कैसे चाहे डच हो, चाहे अंग्रेज हो, चाहे पुर्तगाली हो, कैसे ये अपनी व्यापारिक गोदामों को, ऑफिसेज को, बस्तियों को किलेबंदी में बदल देते थे, ये अलग विषय है, इसके ऊपर हम बाद में बताएंगे। तो किलेबंद बस्ती का मतलब वहाँ पर एक छोटी सेना रख ली जाए, कभी कभी खाई खोद ली जाए, छोटे मोटे तोपखाने भी रख लिए जाएं। किलेबंद बस्ती का मतलब ये है। तो गुस्तावुस फोर्ट, चिंसुरा के डच किले को ही गुस्तावुस फोर्ट कहा जाता है। कोचीन के मुट्टा शासन से डचों ने एक विशेषाधिकार प्राप्त किया था, और वो विशेषाधिकार था उडाकड़ और कांगानूर के बीच के क्षेत्र में काली मिर्च का एकाधिकार, कि डचों के अलावा और कोई काली मिर्च का बिजनेस नहीं करेगा। लेकिन भारत में डचों की दिलचस्पी मसालों को लेकर के कम थी, सूती वस्त्रों को लेकर के ज़्यादा थी, और डचों ने मसालों के स्थान पर भारतीय कपड़ों के निर्यात पर अधिक महत्व दिया। ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय वस्तु को निर्यात की वस्तु बनाने का जो श्रेय है वो डचों को ही जाता है। 1759 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बेदरा के युद्ध में डचों की पराजय हुई और भारत में लगभग उनका व्यापार समाप्त हो गया। डचों के बाद भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ। पूरा आधुनिक भारत ही अंग्रेजों का इतिहास है। यहाँ पर हम बहुत संक्षेप में पढ़ेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी, जब मैं आपको संवैधानिक विकास पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना और उसकी बाकी डिटेल दूंगा, कैसे 1599 के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, महारानी विक्टोरिया का उससे क्या संबंध था, क्यों अधिकतर अंग्रेज शासक कंपनी के ऊपर मेहरबान रहे, वो सब बातें यहाँ पर हम नहीं ले रहे हैं। हम सीधे शुरुआत कर रहे हैं जब कंपनी ने भारत में बिजनेस स्टार्ट किया, और कंपनी का पहला प्रतिनिधि भारत में
मुगल बादशाह के यहाँ आया। तो 1608 में कैप्टन हॉकिंस सूरत बंदरगाह पर आए। कैप्टन हॉकिंस का चयन बहुत सोच समझ के किया गया था। वो तुर्की भाषा जानते थे और फारसी भाषा जानते थे। वो जहांगीर के दरबार में आए, फारसी भाषा में बातचीत करी। जहांगीर बहुत इम्प्रेस भी हुआ। जहांगीर ने उनको 500 का मनसब भी प्रदान किया, लेकिन जो चाहते थे कैप्टन हॉकिंस वो नहीं दिया, सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति, क्योंकि मुगल दरबार में पुर्तगालियों का प्रभाव ज़्यादा था। अन्य भारतीय व्यापारी भी एक नई शक्ति के आने के खिलाफ थे, तो जहांगीर ने अनुमति नहीं दी। 1611 में एक अंग्रेज कैप्टन मिडलटन ने पुर्तगालियों को पराजित किया और स्थान था स्वालली। ये प्रश्न पहले आ चुका है, तो स्वालली आप लोग ध्यान रखेंगे। इस घटना से जहांगीर प्रभावित हुआ और 1613 में उसने अंग्रेजों को सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे दी। इससे पहले अंग्रेज गोलकुंडा के सुल्तान से उसके एक प्रमुख बंदरगाह मछलीपट्टनम में फैक्ट्री खोलने की अनुमति ले चुके थे। तो अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में, लेकिन वो अस्थायी उपबंध था, प्रावधान था, टेम्परेरी खोलनी थी। पहली स्थायी फैक्ट्री खोली गई सूरत में। तो प्रश्न इस तरीके से आते हैं, अस्थायी और स्थायी। इसके बाद कुछ और जगहों पर उन्होंने कोठियां खोली। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक गोल्डन फरमान, सुनहरा फरमान दिया, मुक्त व्यापार का फरमान। 500 पैगोडा सालाना टैक्स देने पर ईस्ट इंडिया कंपनी गोलकुंडा राज्य के सभी बंदरगाहों पर स्वतंत्रता पूर्वक बिना कोई स्थानीय टैक्स दिए व्यापार कर सकती थी। इसके बाद 1639 में फ्रांसिस डे का नाम याद रखिए। फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहां पर एक बस्ती बसाई गई। आगे चल करके उसको एक किलाबंद बस्ती, फोर्ट सेंट जॉर्ज। इस बीच में कुछ और डेवलपमेंट भी थे, जैसे कि सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था। इंग्लैंड के शासक चार्ल्स सेकेंड, ये घटना भी आपको देख लेनी चाहिए। चार्ल्स सेकेंड का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से किया गया और इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स सेकेंड को दहेज के रूप में बंबई का द्वीप दे दिया। 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने बंबई के उस द्वीप को ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड एनुअल रेंट पर दे दिया और जल्दी ही पश्चिमी तट पर बॉम्बे या बंबई ने सूरत की जगह ले ली। बॉम्बे उस दौर में एक द्वीप समूह था, छोटे छोटे उसमें द्वीप थे, बीच में पानी भरा हुआ था। अंग्रेजों ने उसमें भराव उराव करके और उसको ठीक ठाक किया। तो आज की डेट में जब कहा जाता है कि बॉम्बे के ड्रेनेज सिस्टम का कुछ हो नहीं सकता, तो जड़ें वहां पर जाती हैं कि क्यों नहीं हो सकता। इसके बाद अंग्रेज पूर्वी तट पर आए, उड़ीसा में महानदी के मुहाने पर हरिहरपुर में, बालासोर में, हुगली में, और जल्दी ही उन्होंने बंगाल में भी व्यापारिक छूट प्राप्त करी। 1651 में उन्होंने बंगाल के गवर्नर शाहसुजा से एक छूट प्राप्त करी कि 3000 रुपये वार्षिक टैक्स के बदले में बंगाल के क्षेत्र में, बिहार के क्षेत्र में, उड़ीसा के क्षेत्र में मुफ्त व्यापार करने की अनुमति। इसके अलावा 1698 तक अंग्रेजों ने सुतानाती, कलिकाता, गोविंदपुर, ये फैक्ट्री कई बार पूछा गया है, 3 गांव के अधिकार खरीदे, सुतानाती, कलिकाता, गोविंदपुर, और वहां पर एक किलेबंद बस्ती बसाई गई और इंग्लैंड के सम्राट के नाम पर नाम रखा गया फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम भारत का पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया गया। चार्ल्स आयर इसका पहला प्रेसिडेंट था। यही आगे चल करके कोलकाता के नाम से जाना गया।
1774 से 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी रहा और भारत का पहला नगर था जो 10 लाखी नगर बना, यानी जिसकी पॉपुलेशन 1 मिलियन को क्रॉस कर गई और अंग्रेजों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र रहा। नारिस मिशन देख सकते हैं। नारिस मिशन सर विलियम नारिस अंग्रेज औरंगजेब के दरबार में आए थे, लेकिन कुछ खास हासिल नहीं कर पाए। लेकिन जॉन सरमन मिशन 1715 में फर्रुखसियर के दरबार में, और फर्रुखसियर से सरमन मिशन ने जो हासिल किया उसे ब्रिटिश इतिहासकार ऑर्म ने कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा। दरअसल फर्रुखसियर एक बीमारी से पीड़ित थे और इस प्रतिनिधिमंडल में एक सर्जन था, एडवर्ड स्टीफेंस विलियम हैमिल्टन, और हैमिल्टन ने फर्रुखसियर की बीमारी ठीक कर दी और फर्रुखसियर ने प्रसन्न होकर के शाही फरमान 1717 का शाही फरमान जारी किया। जब हम डिक्लाइन ऑफ मुगल पढ़ेंगे तो वहां पर भी आएगा। पहली छूट वही थी जो शाहसुजा ने बंगाल में स्थानीय तौर पर उपलब्ध करा रखी थी। अब उसको मुगल दरबार से मान्यता मिली। 3000 रुपए वार्षिक कर के बदले में बंगाल में फ्री ट्रेड, 10,000 रुपए वार्षिक कर के बदले में सूरत में सभी करों से छूट, और बंबई में कंपनी जो अपने सिक्के बनाती थी वो पूरे मुगल साम्राज्य में मान्य हो गए। इस तरीके से भारत में अंग्रेजों ने अपने आप को एक व्यापारिक कंपनी के तौर पर स्थापित कर दिया। अंग्रेजों के बाद भारत में डेल 1616 में आए थे। 2 फैक्ट्रियां, तंजौर जिले में ट्रांकेबोर्ड पहली फैक्ट्री, और फिर बंगाल के सीरमपुर में। लेकिन जल्दी ही डेनमार्क से जो लोग आए थे, इनकी समझ में आया कि भारत में व्यापार करना आसान काम नहीं है। उन्होंने भी अपनी सभी कंपनियां ब्रिटिश कंपनी को बेच दी और चले गए। एक और कंपनी भी आई थी, स्वीडिश कंपनी, लेकिन उन्होंने अपना बिजनेस मोटे तौर पर चीन के साथ सीमित रखा। सबसे बाद में भारत में आने वाली शक्तियों में थे फ्रांसीसी। प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना के पीछे किस व्यक्ति का हाथ था, तो फ्रांस के सम्राट लुई 14 का मिनिस्टर था कोलबर्ट। जवाब कोलबर्ट है। भारत में जो पहली फैक्ट्री स्थापित हुई फ्रांसीसियों की, फ्रैंको कैरो। तो फ्रैंको कैरो याद रखिए। जितने भी नाम अभी तक मैंने बोले हैं वो आपको दिमाग में रखने हैं, चाहे वो व्यक्तियों के हैं चाहे वो जगहों के हैं। दरअसल प्रीलिम्स के रिवीजन प्रोग्राम में और इस चैप्टर में हमारे पास फैक्ट्स की अधिकता है, और प्रीलिम्स में ये चैप्टर फैक्ट पर सवार होकर चलता है। तो फ्रैंको कैरो ने पहली फैक्ट्री सूरत में खोली, उसके बाद मसूलीपट्टनम में दूसरी फैक्ट्री खोली गई। 2 बहुत महत्वपूर्ण स्थान जो फ्रांसीसियों के लिए आगे तक काम करेंगे, एक तो पौंडीचेरी जो फ्रैंको मार्टिन का नाम जिसके साथ जुड़ा हुआ है, और चंद्रनगर। इसके अलावा माही, कारिकल तो हैं ही। फ्रैंको मार्टिन को शुरुआत में भारत में एक तरीके से गवर्नर बनाया गया। हमें नहीं भूलना चाहिए कि फ्रांसीसी कंपनी पूरी तरीके से सरकारी कंपनी थी। इसके सारे निर्णय फ्रांस के शासन के द्वारा लिए जाते थे। कंपनियों के इन प्रारंभिक जानकारियों के बाद हमारे पास टॉपिक आ गया है भारत में। हमने देखा कैसे पुर्तगाली, डच, डैनिश कंपनियों का अंत हुआ। अंत में 2 कंपनियां भारत में व्यापार के लिए संघर्षरत हो गईं, अंग्रेज और फ्रांसीसी। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के इसी संघर्ष को कर्नाटक युद्धों के नाम से जाना जाता है, और ये जो आधुनिक कर्नाटक है वो नहीं है, ये सी वाला कर्नाटक है। तो 3 कर्नाटक युद्ध, बहुत संक्षेप में मैं आपको बताता हूं कि कर्नाटक युद्ध में आपको करना क्या है। आपको कर्नाटक युद्ध में क्रम याद रखना है। क्रम का यहाँ पर अर्थ यह है कि 3 कर्नाटक युद्ध हुए और आपको तीनों कर्नाटक युद्ध कब से कब तक चले आपको वर्ष देखने हैं। आपको तीनों कर्नाटक युद्धों में पक्षकार देखने हैं। इसके अलावा परिणाम देखना। कुछ जानकारियां संक्षेप में मैं आपको दे देता हूं। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ 1746 से 48 के बीच में, इसकी सबसे महत्वपूर्ण घटना थी सेंट थोमे का युद्ध।
ये वही युद्ध था जिसमें छोटी सी फ्रांसीसी सेना ने नवाब अनवरुद्दीन, जो कर्नाटक के नवाब थे, उनकी बड़ी सेना को पराजित कर दिया। ये वो युद्ध था जिसने यूरोपीय सैनिक श्रेष्ठता को सिद्ध किया कि एक छोटी सी यूरोपियन फौज बड़ी भारतीय फौज पर भारी पड़ेगी। साथ ही साथ यूरोपियंस को ये भी समझ में आया कि भारतीयों के मामलों में हस्तक्षेप किया जा सकता है। पहला कर्नाटक युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध की वजह से भारत में शुरू हुआ और जैसे ही ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध खत्म हुआ, एला-सापेल की संधि से भारत में भी कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। कर्नाटक का दूसरा युद्ध भारत में आंतरिक राजनीति की वजह से था। हैदराबाद में और कर्नाटक में नवाब के पद को लेकर के दो दो दावेदार थे। कर्नाटक में अनवरुद्दीन और चांदा साहब के बीच में विवाद था और हैदराबाद में नासिर जंग और मुजफ्फर जंग में विवाद था। फ्रांसीसियों और अंग्रेजों ने एक दूसरे के विरोध में भारत की इन दो शक्तियों का पक्ष लिया। महत्वपूर्ण घटनाओं में अंबूर का युद्ध याद रखिए, अर्काट का घेरा याद रखिए। यही अर्काट का घेरा था जिसमें क्लाइव का उत्थान हुआ। मराठों ने भी अपनी भूमिका निभाई। मुरारी, कहीं पर नाम आएगा, मुरारी राव ने भी सहयोग दिया। तो ये सब नाम आप याद रखिए। डुप्ले इस समय गवर्नर था भारत में और बहुत एग्रेसिव था, लेकिन चूंकि समस्त निर्णय फ्रांस की सरकार लेती थी, उन्होंने डुप्ले को वापस बुला लिया। गोडेह्यू को उसकी जगह पौंडीचेरी का गवर्नर बनाया गया और गोडेह्यू ने पौंडीचेरी की संधि कर ली और इस प्रकार सेकेंड कर्नाटक वॉर खत्म हुई। कर्नाटक का तीसरा युद्ध फिर से यूरोपीय घटनाओं से शुरू हुआ। सप्तवर्षीय युद्ध भारत में भी शुरू हो गया, कर्नाटक में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में। और अंततः वांडीवास का युद्ध, जिसमें चार्ल्स रायकोट के नेतृत्व में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया। फ्रांसीसी नेतृत्व था काउंट लाली का। अंततः पेरिस की संधि हुई और यह तय हो गया कि अब भारत में फ्रांसीसी कंपनी सिर्फ और सिर्फ व्यापार करेगी, वो भी सीमित क्षेत्रों में करेगी। तो रिवीजन के तौर पर इतना आपको जरूर देखना है। जब आप वीडियो को देखें और उसमें आपको कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं कि ये तथ्य या ये फैक्ट समझ में नहीं आया। आप ये भी कमेंट कर सकते हैं कि आपका कोई प्रश्न है, डाउट है, आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। जहां तक संभव होगा मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। कमेंट्स का स्वागत है।